Hello guys, welcome back to my channel Maruf Exam Correct. Today we are going to discuss about the history chapter 1 of class 9. That is one of the most important chapter while you enter the history in higher classes. Alright, तो आज जो chapter मेरे पास है वो है The Advent of Europe in India, जो कि class 9 के chapter है, history का पार्ट है. तो The Advent of Europeans जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इसका जितने भी पॉइंट्स है वो सब नीचे दिया हुआ है. हम लोग एक एक करके इन सब को ख़त्म करेंगे और साथ में हमें इस बारे में पता करेंगे एट द एंड कि समरी क्या है इस चैप्टर का. ऑलराइट, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, उन सब के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो पूरी तरीके से इस चैप्टर के बारे में समझ जाए एक ही दफ़ा में. rather than you can say that you might really need other source to just go through it. Alright, तो हमें इस बारे में मालूम करना है कि यूरोप क्यों आए थे. यूरोप का मतलब खाली ये नहीं कि ब्रिटिशर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बड़ी स्पष्टता से दिया है कि पुर्तगीज आए थे 1498 में, डच आए थे 1602 में, इंग्लिश आए थे 1600 में 1600 में, फ्रांस आए थे 1664 में, और बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 757 में. व्हाई यूरोप केम्स, कितने कितने यूरोपियन कंट्रीज हो गए, करीब करीब 1 2 3 4 कंट्रीज. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई शुड मेक यू नो दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल मारूफ एग्जाम करेक्ट, क्योंकि इस चैनल में हम लोग खाली चैप्टर्स नहीं, पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे देश भारत में होते हैं उन सब की हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, और साथ में मैं बाकी बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ते रहे और आप लोग भी कुछ सीखते रहें. तो आगे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब इट, डू लाइक, डू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, so whenever I just really upload a new video on it, you will get definitely a notification, and after that you will going to click on that notification, और उसके बाद the video will pop up in front of your eyes and you can watch it directly. Alright guys, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सेक्शन 1 है कि why did European come to India. यूरोप लोग किस लिए आए थे, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी एक दफ़ा मैंने बात कर ली है इसके बारे में, लेकिन दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइस. इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था, स्पाइस के लिए, लाइक पेपर, सिनेमन, क्लोव्स एंड कार्डामम. आप पेपर का मतलब सबको पता है मिर्ची, सिनेमन और क्लोव्स का मतलब है, सिनेमन क्या होता है हिंदी में, सिनेमन को क्या कहते हैं, दालचीनी, इलायची जो हम लोग कहते हैं वो है, कार्डामम ये सब है. द स्पाइसेस वर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन यूरोप. ये जो स्पाइसेस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे यूरोपियन मार्केट्स में, लाइक गोल्ड के जितने वैल्यूज हैं. तो यूरोप किंग, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ऑल वांट टू पीस ऑफ दिस वेल्थ. हर किसी को ये चीज़ चाहिए था क्योंकि ये कितना ज़्यादा उनके लिए एक्सपेंसिव था कि उनको गोल्ड जैसा प्रभाव था इन स्पाइसों का. किस देश का, भारत का. कौन से देश में, यूरोपियन देश में. ठीक है, तो हर बादशाह उस जगह के उनको ये स्पाइस चाहिए था ताकि वो लोग अर्निंग कर सके बेहतरीन. तो डिमांड फॉर स्पाइस एक हो गया. क्या रीजन, अगर आपको कोई पूछता है वजह क्या है डिमांड फॉर स्पाइसेस, उसके बाद ब्लॉक लैंड रोड्स, उसके बाद डिजायर फॉर वेल्थ. अब 3 वजह है जिस वजह से जो यूरोपियन जो है वो भारत में आए हैं. सबसे पहली जो है वो डिमांड फॉर स्पाइस एक था रीजन, क्योंकि बाहर के लोगों को पता था कि इंडिया के जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, एरोमेटिक है, एट द सेम टाइम दे आर बीन वेरी डिमांडेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो उनको ये चाहिए था, ये एक वजह हो गया. इंडियन स्पाइस वर यूज्ड इन यूरोप, फूड, मेडिसिन एंड परफ्यूम पे यूज होता था. along was worth it weight in silver. Alright, और सोना और सिल्वर तो आपको पता है ना, सोना के बाद भी दूसरा जो एक्सपेंसिव चीज होता है वो सिल्वर ही होता है.
ठीक है, तो ये सब इतना ज्यादा वर्थ था इनका कीमत स्पाइस का। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में आते हैं वो है ब्लॉक लैंड रोड। एक सिल्क रोड आपने सुना होगा जो कि इंडिया से, देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के छोटा करके दिखाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट क्या होता था कि भारत से जो मिडिल ईस्ट कंट्री था, यूरोप यहाँ पे है समझ लीजिए, यूरोपियन नेशन यहाँ पे है समझ लीजिए, ठीक है, और यहाँ बीच में समझ लीजिए क्या है, अफ्रीका है। एक बड़ा सा मैं एक अफ्रीका बनाता हूँ, ठीक है, तो अफ्रीका के यहाँ पे है क्या, और यहाँ पे समझ लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो ऐसा है। तो इस जगह पे क्या है कि जब जो सिल्क रोड है यहाँ से यूरोपियन जो होते हैं उनको आना होता है कहाँ, सऊदी अरेबिया में, ऐसे कर करके कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान करके करके अफगानिस्तान होके ईरान होके उनको सऊदी अरब होके कहाँ पे आना होता है, इंडिया में आना होता है ट्रेड करने के लिए। और इंडिया में आते वक्त जो ये रूट होता है इस रूट को कहा जाता है द सिल्क रोड। क्या कहा जाता है, द सिल्क रोड। तो इस रूट में क्या होता है कि अरेबियन जितने भी लोग थे उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अरेबियन लोग जो है उनका जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता था, जिसके वजह से अरेबियन लोगों ने इस सिल्क रोड को कब्जा लिया टोटली। तो जितने भी यूरोप के लोग यहाँ पे आते थे उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करना होता था, और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सेंचुरी बाय सेंचुरी, व्हाट हैपेंड दैट द टैक्स गेट increases. All right, so that is the most biggest reason why European wants to change the route. तो यूरोपियन ने क्या सोचा कि भाई क्यों हम इतना पे करें, और इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना नया एक रूट हम लोग चूज करके डायरेक्ट इंडिया में ट्रेड कर सके। वो लोग यहाँ से आए, यूरोप से निकले, मैंने जैसे क्लास में आप लोगों को पहले भी बताया था, आगे डायरेक्टली वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे। तो उन्होंने वो लोग सबसे पहले वो यूरोप से निकले, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक जगह है जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ऑलराइट, सो यहाँ पे आए, यहाँ से डायरेक्टली वो इंडिया चले गए। तो दिस इज द not an elaborate type of story, but this is the simple way that I can make you understand what is block land roads. Alright, so ये एक वजह था, और ये important वजह था जिसके वजह से यूरोपियन लोगों को एक नया रूट की जरूरत थी और उन्होंने ये रूट डिस्कवर कर लिया। अभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, यह सबसे ज्यादा फैक्ट जिसे जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि देखिए ये सब करने का वजह क्या है यूरोप का। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया, दो रीजन सबको पता है कि पहला रीजन हो गया कि स्पाइसेस, उनको स्पाइस जो था, इंडिया बहुत ज्यादा वेल था स्पाइस के लिए, सबसे ज्यादा जानते थे लोग, यूरोपियन लोग, कि इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइस, उनको ये चाहिए था। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो है ब्लॉक लैंड रोड। द ऑटोमन एम्पायर कैप्चर्ड, ठीक है, इन 1453 एंड ब्लॉक्ड द ओल्ड सिल्क रोड ट्रेड रोड। ऑलराइट, याद रखना ये एक वजह। दूसरा हो गया, दूसरा जो था वो है डिजायर फॉर वेल्थ। डिजायर फॉर वेल्थ सबके पास होता है, ठीक है, डिजायर फॉर वेल्थ क्यों है, सोने की चिड़िया, इंडिया को कहा जाता था क्या, सोने की चिड़िया। तो सबको पता था कि इंडिया में सोना बहुत ज्यादा था, क्योंकि देखिए इंडिया was considered as one of the most biggest GDP at that time when the Mughals are been ruling in India. Alright, तो इंडिया इतना बड़ा GDP था, हर किसी का आंख इंडिया पे था कि किस तरीके से उन सब चीजों को अपने पास लाया जाए और खुद आमिर हुआ जाए, ठीक है, कैसे हम लोग खुद धनी हो सके या फिर आमिर हो सके। तो लोगों को लूप होता था कि हमें ये चाहिए, डिजायर फॉर वेल्थ, बाकी नेशनों को इंडिया इसलिए चाहिए था, ठीक है। इजी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा, खुद से आप लोग ये एग्जाम्पल जो है वो पढ़ लीजिएगा। बड़ा ही फनी एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है इसमें, ताकि आपको पूरा स्टोरी इस एग्जाम्पल के तहत आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सेकंड जो है, अब सबसे पहले जो हम यूरोपियन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब दूसरा जो है सेक्शन है द पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज जो है तो फर्स्ट अराइव, वो सबसे पहले आए थे कब, 1498 में, सॉरी, कौन आया था, वास्को डी गामा। Sea road to India, कहाँ थे Portuguese were the first European to find a direct sea road to India. They were brave sailors who explored the African coastline for years, searching for a way around it. जैसे कि मैंने कहा था कि पोर्तुगीज जो थे वो साउथ अफ्रीका के कोस्ट लाइन के तहत होते हुए भारत तक आ चुके थे। सो नेक्स्ट जो है वो है बार्थोलोम्यू डियास। ये कौन था, ये देखिए, ये
वास्को डी गामा के पहले जो आदमी थे जो जिन्होंने टिप ऑफ अफ्रीका को डिस्कवर किया था, सी रोड, इन्होंने दिशा दिखाया था, याद रखिए ना, सब कुछ याद रखिएगा। 1487 में बार्थोलोम्यू डियास जो थे, उन्होंने क्या किया था, टिप ऑफ अफ्रीका का दिशा दिखाया था, जिसे फॉलो करके वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया को डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। रीच कैलिकट, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, कैलिकट तक आए थे, उसके बाद इन इंडिया, उसके बाद द फास्ट डायरेक्ट सी कॉन्टैक्ट बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया इन्होंने निकाला था। ठीक है, उसके पहले याद रखिए ना, याद रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियास जिसे कहते हैं, पोर्तुगीज नेम है, इन्होंने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। मतलब कि 90% काम इन्होंने कर दिया था, लेकिन उसके आगे वो नहीं आ पाए इंडिया तक, लेकिन वास्को डी गामा ने उनके रूट को फॉलो करते हुए इंडिया तक आ गए थे। सो ही इन्वेंटेड, ही डिस्कवर्ड, ऑलराइट, रिमेंबर दिस वन। उसके बाद वास्को डी गामा का जब काम खत्म हो गया, तो उसके बाद जो तीसरे व्यक्ति जो भारत में आए थे 1500 में, वो है पेड्रो कैब्रल। याद रखिएगा, कौन आए थे, पेड्रो कैब्रल। ये सब बहुत टफ नेम है, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, टू प्रोनाउंस दिस। सेकंड पोर्टुगीज फ्लीट केम टू इंडिया, एस्टैब्लिश रेगुलर सी ट्रेड रूट्स। इन्होंने पूरी तरीके से इस ट्रेड रूट को कब्जा लिया था और रेगुलर हो चुका था पोर्तुगीज के लिए आना जाना। जो तीसरे जो आदमी थे जो आए थे, वो थे 1510 में, इनका नाम था कैप्चर्ड गोवा। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं आप लोगों को। 1510 में उन्होंने क्या किया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो 1500 देखिए कितना समय, 1498 में वास्को डी गामा आए, 1500 में काम था तमाम, पेड्रो कार्बेल आए, जिन्होंने कॉन्टिन्यूअस कर दिया, इस रूट को इजी कर दिया, हर कोई आना जाना, हर किसी का आना जाना शुरू हो गया। फिर 1510 में उन्होंने क्या किया, अल्फोंसो अल्फोंसो यहाँ पे लिखा है, हाँ, अल्फोंसो डी अल्बुकिरी, ठीक है, कैप्चर्ड गोवा। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पोर्तुगीज थे उस समय के। ठीक है, तो अल्फोंसो ने क्या किया था, डायरेक्टली गोवा को कैप्चर कर दिया था पोर्तुगीज ने, और उस गोवा को हेडक्वार्टर बना दिया। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फोंसो वाज वेरी, यू नो, एस्थेटिक माइंडसेट पर्सन एट द टाइम, वेरी एस्थेटिक माइंडसेट पर्सन थे वो। फिर क्या हुआ, पोर्तुगीज इन इंडिया की पॉइंट्स जो है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पोर्तुगीज इन इंडिया जो है ना, कि ये पॉइंट्स क्या क्या होगा। पोर्तुगीज कंट्रोल गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, पोर्तुगीज क्या कंट्रोल करते थे, गोवा को कंट्रोल करते थे। दीव एंड दामन, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, एज देयर मेन ट्रेड पोस्ट। ठीक है, दे वर द फर्स्ट टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, पोर्तुगीज ही ऐसा, मतलब कि यू नो, यूरोपियन थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे, इंडिया में। और तीसरी जो सबसे दुखनाक, मैं कह सकता हूँ, इट्स एन काइंड ऑफ सॉरो थिंग दैट वी आर हैविंग इट राइट नाउ, इज दैट टबाको कल्टीवेशन। पहले इंडिया में लोग टबाको नहीं खाते थे, लेकिन पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। सो इंट्रोड्यूस टबाको क्यूज नट्स टू इंडिया, इट्स पोर्तुगीज ओनली। पाइनएप्पल जो आप खाते हैं वो भी पोर्तुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया, आलू जो आप खाते हैं उसको भी पोर्तुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो टबाको अभी जो चल रहा है ना हमारे देश में, टबाको सिग्नेचर खाते हैं लोग, ओके, सिगरेट खाते हैं, ये टबाको का जो कल्चर है पोर्तुगीज ने ही इंडिया में शुरू किया और अभी भी चल रहा है। और अभी तो ये टबाको का कल्चर जो है इंडिया में, यू नो, यूरोपियन नेशन से बहुत ज्यादा है। तो पोर्तुगीज पावर इन इंडिया स्लोली वीकेंड आफ्टर डच एंड इंग्लिश अराइव। देखिए, पोर्तुगीज के बाद कौन आया था, डच एंड इंग्लिश आए थे, तो धीरे धीरे पोर्तुगीज का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। फन फैक्ट जो है वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं कल आप लोगों को PDF दे दूंगा, और मेरे जितने भी यू नो व्यूवर्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग प्लीज पोस्ट करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सेक्शन 3 जो है द डच। अब डच के बारे में हम क्या ही बताएं। ठीक है, द स्टॉक मार्केट पायनियर कहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में पहली बार, एज ए काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, वो डच ने शुरू किया था, इसीलिए उनको कहा जाता है पायनियर ऑफ स्टॉक मार्केट, ऑलराइट, इन इंडिया एट द सेम टाइम। तो कब शुरू हुआ था, 1602 में, 1602 में, ऑलराइट, रिमेंबर दिस वन। द डच फ्रॉम नेदरलैंड, जिसे अब अभी हम नेदरलैंड और हॉलैंड कहते हैं, वेर नेक्स्ट, दे वर द स्मार्ट बिजनेस पीपल हु सेट अप
द वर्ल्ड्स फास्ट जॉइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी द वोक। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द वोक। और इनका जो फास्ट ट्रेडिंग कंपनी था, स्टॉक कंपनी था, किसने स्टैब्लिश किया था? डच ने। उसका नाम क्या था? वोक, द वोक। अब द वोक का जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे है ओस्टा इंडिसी कॉम्पेजिन, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे दिया है, देखिएगा, ये है इसका नाम, वोक का फुल फॉर्म। ऑलराइट, फाउंडेड कब हुआ था? 1602 में। मेन ट्रेड एरिया क्या था? इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड जिसे कहते हैं, मेनली नटमेग एंड क्लॉव्स, मेनली नटमेग एंड क्लॉव्स का वो लोग कारोबार करते थे। ठीक है। द एडवांस ऑफ यूरोप। उसके बाद डच के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, डच इतना ही इन्फॉर्मेशन काफी है, बिकॉज डच ज्यादातर इंडिया में थे नहीं, वो लोग टोटली शिफ्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। दे वेंट टू द इंडोनेशियन आइलैंड एट द टाइम बिकॉज ब्रिटिश डोंट वांट देम to be part of India because they wants to rule India wholly without any influence of other. All right. So उन्होंने क्या किया था? डायरेक्टली डच को सेंड कर दिया था इंडोनेशिया आफ्टर a treaty between both the countries. All right. In the other country like India. All right. Inside the country India. So there is different two countries that are fighting with each other, and after that, unfortunately, Dutch lose it, and the British told the Dutch to go away from India because India is all alone. They want to rule it by themselves. समझ में आ गया आपको? अब सबसे बड़ी जो चीज है जिसे हमें जानना है, द एडवांस ऑफ यूरोप इन इंडिया। किस तरीके से यूरोप इन इंडिया आए थे, मतलब कि ब्रिटिश। ठीक है। तो इन इंडिया सेंटर्स सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, मतलब कि आंध्र प्रदेश अभी जो है। स्पेशल अचीवमेंट क्या था उनका? डच का फर्स्ट एवर जॉइंट स्टॉक कंपनी उन्होंने खोला था, मैंने आपको अभी बताया वॉक के बारे में। एंड इन इंडिया कब उनका डिफीट हो गया था? डिफीटेड बाय इंग्लिश एट बैटल ऑफ बेदारा। याद रखिएगा, बैटल ऑफ बिदारा जिसे हम कहते हैं, आई यूज्ड टू कॉल इट बेदारा इन 1759। यही था जिसके वजह से डच हार गए थे इंग्लैंड के साथ और वो लोग शिफ्ट हो गए थे टोटली अपने ट्रेड के साथ इंडोनेशिया में। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के तहत आप लोग डायरेक्टली पूरा थिंग समझ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कैसे स्टॉक होता था, 10 रुपीज देते थे, मैंने ये ऐड कर दिया, आप लोग पोस्ट करके देख सकते हो, और या फिर मैं आप लोगों को अगर PDF प्रोवाइड कर दूँ, आप लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है द इंग्लिश। अब इंग्लिश भाई ये है सबसे ज्यादा रहने वाले लोग यहाँ पे, सबसे आखिर में आए थे ब्रिटिश, और सबसे ज्यादा इंडिया में रहे थे, और सबसे लास्ट में गए भी थे इंडिया से। ऑलराइट। तो इंग्लिश द मोस्ट पावरफुल जिसे हम कहते हैं, 1600 में वो लोग आए थे, सबसे ज्यादा पावरफुल यही थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन, याद रखना कितने, 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। स्टार्टेड द सिंपल ट्रेडिंग कंपनी उन्होंने शुरू किया था, स्लोली बिकम सो पावरफुल दैट इट रूल्ड द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। इतना ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने पूरे देश को शासन करना शुरू कर दिया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी इन द वर्ल्ड हिस्टोरी। सबसे ज्यादा बिगेस्ट हिस्टोरी भी कहा जाता है, किस तरीके से एक छोटा सा कंपनी ने पूरे देश को शासन करना शुरू कर दिया था 1600 में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फिर रॉयल चार्टर ग्रांटेड किया था। रॉयल चार्टर मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ गेव EIC परमिशन टू ट्रेड विद एशिया, द कंपनी वाज ऑफिशियली बॉर्न। ठीक है। तो रॉयल चार्टर दिया था। रॉयल चार्टर मतलब क्या? परमिशन दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में इंग्लैंड को कि हाँ तुम अपना कंपनी वहां पे शुरू कर सकते हो। ठीक है। 1608 में क्या हुआ था? फास्ट अराइवल ऑफ सूरत। सबसे पहले कहाँ पे आए थे वो लोग? कैप्टन हाउकिंस आए थे, रिच सूरत। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में सबसे पहले आए थे। ही मेट एम्पायर जहांगीर एट द मुगल कोर्ट। सबसे पहले वो किसके साथ मिले थे? जहांगीर के साथ मुगल कोर्ट में, ताकि वो अपना धंधा फैला सके सूरत में। ठीक है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो वो लोग कहाँ आए थे? फर्स्ट अराइविंग सूरत हुआ था गुजरात। ठीक है। मुगल कोर्ट में आए थे। तब का राजा कौन था? जहांगीर। ठीक है। तो फास्ट फैक्ट्री उन्होंने कब लगाया था? 1612 में। ठीक है। फास्ट फैक्ट्री एट सूरत लगाया था उन्होंने। परमानेंट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट सेट अप। दिस वाज ए ह्यूज माइलस्टोन। ठीक है। उन्होंने पहली बार 1612 में उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री लगा दिया था। एंड 1639 में उन्होंने किया था फोर्ट ST जॉर्ज मद्रास। ठीक है। उन्होंने फोर्ट जॉर्ज उन्होंने मद्रास में बिल्डअप किया था। फास्ट फोर्ट कहाँ? तो आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि फास्ट फोर्ट मतलब कि किला
जो ब्रिटिश ने बनाया, कहाँ पे बनाया है, उसका नाम क्या है? फोर्ट एस.टी. जॉर्ज इन मद्रास, जो कि अभी चेन्नई में है। किसने बनाया था? 1639 में। किसने बनाया था? ब्रिटिश ने। ए मेजर मिलिट्री एंड ट्रेडिंग बेस था वो। फिर उन्होंने क्या किया था? 1668 में बॉम्बे मुंबई में क्या किया था? was given to England to Portuguese as part of royal wedding gift। अब ये कहानी थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ कि बॉम्बे was given to England by Portuguese। अब इंग्लैंड के जो राजा के बेटे थे, उनके साथ पोर्तुगीज की जो राजा की बेटी थी, उनकी शादी हुई थी। तो इंग्लैंड को अब कहा जाता है ना कि देखो, अगर कोई शादी ब्याह होता है तो उसमें होता है ये है कि जो ग्रूम साइड वाले हैं उनको थोड़ा सा लड़कियों के साइड से गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो गिफ्ट मिला था, तो वैसे ही पोर्तुगीज की जो क्वीन मतलब कि प्रिंसेस थी, उसका शादी हुआ था इंग्लैंड के प्रिंस के साथ। तो पोर्तुगीज के जो राजा है, उन्होंने ऐसे गिफ्ट बॉम्बे का एक पोर्ट गिफ्ट कर दिया था इंग्लैंड को, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इससे उनका फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। तो 1668 में उसे मिल गया था। एंड 1690 में क्या हुआ था कि कलकत्ता, जिसे हम अभी कहते हैं कोलकाता, वो असली बेस्ड, दिस इज द रियल बेस्ड, उन्होंने बना लिया था कोलकाता में, जिसे हम जानते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिन्होंने पूरी तरीके से उसके बाद इंडिया को कब्जाना शुरू कर दिया था। तो दिए पूरा लंबा कहानी था सीढ़ियों से सीढ़ियों। तो आप लोग जाइए, समझिए, पढ़िए। अब इजी एग्जांपल यहाँ पे दिया है, पोस्ट कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अपने से, आपको समझ में आ जाएगा। अब द सबसे ज्यादा उसके बाद जो इंग्लैंड के बाद जो आए थे वो थे फ्रांस। लास्ट बट वेर वेरी एम्बिशियस। फ्रांस जो थे इंग्लैंड के डायरेक्ट टक्कर में थे, और उनका जो गवर्नर जनरल था, यहाँ पे दिया है डुप्लेक्स, ही इज वेरी ब्रिलियंट। और इंग्लैंड का जो मेन गवर्नर जनरल था उस समय, तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो डुप्लेक्स और क्लाइव, इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस की तरफ से डुप्लेक्स, और इंग्लैंड की तरफ से क्लाइव, ये दोनों बहुत ही शातिर दिमाग के लोग थे। तो क्लाइव सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि आप दिमाग से पावरफुल आदमी था। तो उसको पता था क्या करना है, इंग्लैंड को कैसे खत्म करना है, ठीक है, उसके पास ये सब प्लान था। तो डुप्लेक्स को कहा जाता है फ्रांस का मेन गवर्नर, जिसने फ्रांस की स्टैब्लिश बाय रूट इंडिया में करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड फ्रांस को भी भागना पड़ा इंग्लैंड के साथ, उनकी चतुर्थी चली नहीं, ठीक है, तो वो अलग बात है। अब फ्रांस ने जो कंपनी जिन्होंने उसने जो स्टैब्लिश की थी, यार है, आप फट से कर लेते हैं। 1664 में फ्रांस कंपनी फाउंडेड हुआ था, किंग लुइस ने किया था। किंग लुइस कितने थे? सेट अप द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो किंग लुइस 14 ने किया था, याद रखिएगा। 1674 में पौंडीचेरी में उन्होंने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। देयर मेन बेस्ड इन इंडिया, पौंडीचेरी में। फिर 1742 में डुप्लेक्स बिकम गवर्नर बन गए थे। मोस्ट ब्रिलियंट फ्रांस लीडर, जैसे मैंने आपको कहा था। एक्सपांडेड फ्रांस पावर रैपिडली, इन्होंने किया था। और 1746 कैप्चर मद्रास, उन्होंने मद्रास को भी कैप्चर कर दिया था फ्रॉम ब्रिटिश को हरा के फ्रांस वालों ने मद्रास अपने कब्जे में कर लिया था। 1754 में हुआ था डुप्लेक्स रिकॉल, डुप्लेक्स को फिर से बुला लिया गया फ्रांस सरकार के तहत वापस घर में, ठीक है। बिग पॉलिटिकल मिस्टेक, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मिस्टेक हुआ था। अगर डुप्लेक्स को नहीं बुलाया जाता फ्रांस में बैक, तो याद रखिएगा हिस्ट्री बदल जाती। अभी हम ब्रिटिशर के बारे में पढ़ रहे होते, और अगर डुप्लेक्स नहीं जाता तो आज डुप्लेक्स ही पूरे इंडिया को शासन करता। हम लोग ऐसे पढ़ते होते कि द इन्वेंट ऑफ फ्रांस इन इंडिया रादर देन द इन्वेंट ऑफ यूरोप। ऑलराइट, 1760 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वांडी वाश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। बैटल ऑफ वांडी वाश हुआ था। वांडी वाश इंग्लिश, इसमें क्या हुआ था? इंग्लिश डिफीटेड फ्रांस कंप्लीटली। इसी बैटल में 1760 में क्या किया था कि ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने फ्रांस को टोटली डिफीट कर दिया था। फ्रांस एरा इन इंडिया ended at that time। अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछा that which battle is considered as the end of the France forever from India, it is the battle of Wandy Wash। alright, तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, go through it by yourself, you will understand the whole story। alright, एग्जाम्पल मतलब कि
काइंड ऑफ एकदम सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि क्रिकेट मैच फ्रांस टीम ए, मैंने ऐसे करके आप लोगों के लिए रखा है। हम शॉर्टकट में ये वीडियो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल पढ़ के नहीं सुनाया ये एग्जाम्पल, ठीक है। यू कैन गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। अब जो है इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश के साथ इंडियन सोल्जर्स का पहली बार मुलाकात हुआ था आपस में। सो बैटल ऑफ प्लासी जो कि इम्पोर्टेंट है 1757 में हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडिया हिस्ट्री। द बैटल डिसाइडेड हु वुड रूल इंडिया, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली द रूल रिजल्ट वाज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश जीत गए थे बैटल ऑफ प्लासी फॉर द नेक्स्ट 190 ईयर्स। ऑलराइट, सिराजुद्दौला थे, कौन थे वो? नवाब थे, रूलर ऑफ बंगाल थे। ही वाज यंग एंड वांटेड टू कीप बंगाल फ्री फ्रॉम ब्रिटिश। तो सिराजुद्दौला का ये मनचाही था कि भाई हम बंगाल को टोटली ब्रिटिश से फ्री रखना चाहते थे। बट रॉबर्ट क्लाइव, मैंने जो कहा था तो शातिर दिमाग ब्रिटिश को इंडिया में टोटली सेट करने का इसी आदमी का था, और इसी को ही सबसे ज्यादा नफरत किया जाता है हिस्ट्री में, इंडियन और बाकी राजा और हम जैसे लोगों से। ऑलराइट, बिकॉज ही इज considered as one of the most worst kind of person who has done a conspiracy to capture the India from top to bottom, from east to west, from south to north. All right, remember that one. So British East India Company commander, clever military and political strategies, very cunningly. रॉबर्ट क्लाइव जो था very दिमाग से बहुत ज्यादा तेज था, उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद उसने हराने के बाद नवाब जनरल सेक्रेटरी बिट्रेड हिज वॉन किंग। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का आदमी था, लेकिन उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा दिया फॉर द प्रॉमिस फॉर ऑफ बिकमिंग नवाब, ताकि वो खुद नवाब बन जाए सिराजुद्दौला के जगह पे। ये जितने भी घटना हुआ है ना, ये सब बंगाल की एक जगह है जिसे हम कहते हैं मुर्शिदाबाद, उससे रिलेटेड है। मैं वहाँ पे गया हूँ, आई हैव विजिटेड ऑल द प्लेसेस there, that is totally been related with Sirajuddaulah and Mir Jafar. So if you guys really get an opportunity to go out there, see it by yourself, you will love it. All right. So what happened at Plassey? Plassey में क्या हुआ था? The conflict begins. Sirajuddaulah ordered the British to stop fortifying Calcutta. British refused. यही हुआ था। मैंने क्या कहा था? सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई तुम मेरे इस कलकत्ता मतलब कि कोलकाता से बाहर चले जाओ। ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया और फाइट शुरू हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मीर जाफर ने उसके साथ गद्दारी की थी। अभी मैंने आपको बताया मीर जाफर बिट्रेड रॉबर्ट क्लाइव सेक्रेटरी। फिर पहले तो मीर जाफर ने अपने ही सगे आदमी सिराजुद्दौला को बिट्रे किया। फिर उसने बोला हम आपके साथ हैं, ब्रिटिश के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को खत्म किया। फिर मीर जाफर ने फिर से रॉबर्ट क्लाइव को सीक्रेटली प्रॉमिस की रॉबर्ट क्लाइव सेक्रेटली कॉन्टेक्टेड मीर जाफर and promise him the throne if he helped British win, ठीक है। तो मीर जाफर ने बिट्रे किया किसको? सिराजुद्दौला को। किसके कहने से? रॉबर्ट क्लाइव के कहने से, ठीक है। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने उसको मीर जाफर को कुर्सी दे दी जब सिराजुद्दौला की देहांत या फिर ही हैज पास्ड अवे। उसके बाद ऑन 23 जून 1757 में क्या होता? बैटल स्टार्टेड। मीर जाफर लार्ज फोर्स डिड नॉट फाइट, दे स्टूड स्टिल। ऑलराइट, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की मदद नहीं की, ब्रिटिश जीत गई ऑटोमेटिकली। ब्रिटिश विक्टोरी विद मीर जाफर बिट्रेल, सिराजुद्दौला आर्मी collapsed एंड ब्रिटिश won easily, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट ये है। चेंज ऑफ पावर, मैंने जैसे कहा था सिराजुद्दौला खत्म हो गया, मीर जाफर उसकी जगह पे आ गया था अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब देखो मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को क्योंकि वो ब्रिटिश के साइड में था, वो लुभी हो गया था, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि ब्रिटिश को हेल्प किया। अब ब्रिटिश ने ऑटोमेटिकली अपने कठपुतली को उस जगह पे बैठ लिया। अब ब्रिटिश का शासन ऑटोमेटिकली बंगाल में शुरू हो गया। पहले जमाने में यह था कि बंगाल जिसका देश उसका, ठीक है। आई होप यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इट राइट नाउ टू यू। तो चेंज ऑफ पावर हो गया, सिराजुद्दौला खत्म हो गया, मीर जाफर become the puppet Nawab under British control, ठीक है। India first decided to EIC मतलब East India Company was no longer just trading company, अब ये no longer एक trading company रहा, it's becoming political and military power in India। अब British company का जो East India Company था वो अब खाली trading company आए तो थे ट्रेड करने के लिए, अब वो खुद political and military power हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप लोग समझ सकते हैं, इससे पूरा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा शॉर्टकट में। अब जो है ऑल यूरोप पावर्स को
कंपैरिजन, हम सबका पावर एक दफ़ा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। कंट्रीज पोर्तुगीज कहाँ कब आए थे 1498 में, कौन था, वास्को डी गामा था। बेस, उनका बेस इंडिया में कहाँ था, गोवा, दीव, दमन, दीव एंड दमन, ये गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइनल रिजल्ट क्या था, फास्ट यूरोपियंस थे ये लोग। डच 1602 में आए थे, वॉक कंपनी था, सूरत एंड पुलिकट में उनका बेस था, लॉस्ट टू इंग्लैंड इन 1759, ऑलराइट। फिर आए थे इंग्लिश, इंग्लिश मतलब कि ब्रिटिश, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया, और सूरत और बंगाल और वन रूल इंडिया, ठीक है, उन्होंने इंडिया में पूरी तरीके से अपना जीत का पर्चा फैला दिया था। और सबसे आखिर में कौन आए थे, फ्रांस आए थे 1664, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इस्टाब्लिश की। कहाँ पे उनका बेस था, पौंडीचेरी में। लॉस्ट एट वांडीवाश, वांडीवाश वॉर था किसके और किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रांस हैज लूज इट एंड दे वॉन इट एंड ब्रिटिश वॉन इट, एंड दैट्स व्हाई फ्रांस आल्सो लूज एंड दे वेंट बैक टू देयर प्लेस, ऑलराइट। इसका जो मेन हेड कौन था, डुप्लेक्स, याद रखिएगा, जो कमांडर जनरल था एज वेल एज गवर्नर जनरल भी था। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आपको याद रखना है खुद से, या आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। 1453 में क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर ब्लॉक सिल्क रोड, शुरुआत से आखिर तक क्या हुआ, 1639 इंग्लिश बिल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, ऑलराइट। ये खुद से आप लोग पोस्ट करके एक दफ़ा देख लीजिए क्या है इसमें, और मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स इन वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स दैट आर आल्सो बीन आस्क्ड इन UPSC preliminary examination. At the same time, it is very important while you write mains, all right, in UPSC exam or any kind of competitive exam. But rather than that, you should not give any attention towards that. You should give to the attention to the chapter itself, okay, for your own benefit for the future as well as in your classroom. ये पूरा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मेन चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 9 जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स, इजी डेफिनेशन, स्पाइस ट्रेड की वजह से आए थे, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्पाइस पेपर, सिनेमा एक्सेट्रा बिटवीन एशिया एंड यूरोप, दैट वाज मेन रीजन यूरोप केम आए थे टू इंडिया, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में यूरोपियंस आए थे। चार्टर, चार्टर मतलब कि ऑफिशियल, मतलब कि परमिशन उनको मिला था, चार्टर, EIC गॉट इस चार्टर इन 1600, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को मिला था चार्टर 1600 में। चार्टर मतलब कि लाइसेंस समझ लो, ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश क्वीन की तरफ से। फैक्ट्री, द ओल्ड टाइम फैक्ट्री मीन्स ट्रेडिंग पोस्ट, नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज इन सूरत, पहले सूरत में इंग्लैंड ने अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाया था। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन था, वॉक था, डच ने पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया था, हमने पहले भी पढ़ लिया ऊपर में, ठीक है। नवाब कौन थे, मुस्लिम रूलर, जो कि मेन रूलर के अंडर में होते थे। नवाब बंगाल में मिलते थे, ठीक है। ड्यूरिंग मुगल पीरियड सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर बनाते थे। मतलब कि अब देखिए, अगर कोई एक राजा है जो दिल्ली से रूल कर रहा है, तो ये राजा के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हर जगह में वो खुद से चला जाए, तो इसीलिए वो लोग नवाब बनाते थे। तो राजा नवाब बनाते थे बंगाल में, ठीक है, डिफरेंट जगह उनके अंडर में होता था। तो ऐसे ही उन्होंने नवाब बनाया था, किसको, सिराजुद्दौला को पहला नवाब बनाया था बंगाल का अंडर मुगल एम्पायर। बैटल ऑफ, उसके बाद प्लासी हुआ था, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, किन किन के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, ब्रिटिश के साथ वो मिल गया और सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद मीर जाफर गद्दी में बैठ गया नवाब का, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। फोर्टिफिकेशन हमने कहा था, बिल्डिंग वॉल एंड डिफेंस अराउंड ट्रेडिंग पोर्ट्स और सिटी। देखिए फोर्टिफिकेशन ये होता है कि एक कैसल, मेकिंग ए कैसल, जिसे कि कहते हैं एक बड़ा सा किला बनाते हैं जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता, ठीक है, कोई दुश्मन आ नहीं सकता, उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता था। उन्होंने ये कर दिया था कलकत्ता में पूरी तरीके से। कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया था व्हेन वन कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री politically, military and economically after Battle of Plassey. India gradually came under British colonial rule. All right, colonial rule का मतलब है कोई भी देश, पार्टी में, ठीक है, कंट्री इकोनॉमिकली किसी देश के अंदर आ जाए, उसे कॉलोनियल रूल कहा जाता है। तो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी क्या होता है, इंडिया ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली, या फिर कह लीजिए ग्रेजुअली, किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स, गो अहेड। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, आपको खुद से लिखना है।
In which year did Vasco da Gama reach Calicut? What was the capital of Portuguese in India? When was the English East India Company formed? Who was the government of France India who expanded their power? Name the battle in which England defeated the France in 1760 and took over the country by itself. Alright? तो ये क्वेश्चन प्लीज पोस्ट कीजिए, अपने आप से देखिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए. ऑलराइट, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा. प्लीज कांटेक्ट विद मी. ऑलराइट, नेक्स्ट 3 मार्क का क्वेश्चन ये है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन से, तो 3 मार्क के क्वेश्चन ये हैं, जैसे कि व्हाई डिड द यूरोपियन वांट टू कम टू इंडिया, गिव 3 रीजन. व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, व्हाई डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क differ from previous trading companies, and explain the role of Mir Jafar in the Battle of Plassey. Alright, और 5 मार्क के क्वेश्चन ये 3 हैं. Give an account of rise and fall of Portuguese power in India. Compare the activities of English and France East India Company in India. Describe the events leading to the Battle of Plassey and its consequences for India. Alright, ये 5 मार्क के क्वेश्चन है. आपको मैंने टोटली डिस्क्रिप्टिव में पूरा समझा दिया. दिस इज द चैप्टर समरी. आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने से फिर से समझ सकते हैं. ठीक है, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर होल इन शॉर्टर नोट्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन सेल्फ. गो थ्रू इट. ऑलराइट, तो प्लीज आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक इट, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon for the notification. So whenever I just really upload a new video, you will get notified immediately. Alright, see you. Have a nice day. Bye bye. मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में. Alright, so bye bye guys. Have a nice day.